मैं गहरी नींद में सो रहा था कि तभी अचानक ऐसा लगा कि जैसे कोई जोर से चिल्लाया, जिससे मेरी आंख खुल गई। लेकिन जब कुछ देर शांति से लेटकर मैं सुनता रहा तो एक अजीब सा सन्नाटा था। लेकिन फिर ऐसा लगा कि जैसे कुछ अजीब सी आवाजें हो रही हैं। मैं उठकर बैठ गया और अपने बगल में देखा तो मेरी पत्नी वहां पर नहीं थी। मैं ये देखकर बुरी तरह से चौंक गया। मैं बिस्तर से उठा और लाइट जलाई तो जो नज़ारा मैंने देखा उससे तो मेरे होश ही उड़ गए थे, क्योंकि मेरी पत्नी के सारे कपड़े उस वक्त जमीन पर पड़े हुए थे जो वो पहनकर सोई थी, और कमरे का दरवाजा भी खुला पड़ा था। भला मेरी पत्नी ऐसी हालत में कहाँ चली गई? मैं तुरंत ही बाहर की तरफ निकलकर यहाँ वहाँ देख रहा था, लेकिन वो मुझे कहीं नजर नहीं आई। तभी मुझे मेरे पिता के कमरे से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। मुझे कुछ शक हुआ और मैं दौड़कर उनके कमरे में गया तो वहां का नजारा देखकर मेरे तो पैरों तले से जमीन ही निकल गई थी, क्योंकि मेरी पत्नी उस वक्त मेरे पिता के साथ ऐसी हालत में थी जिसे एक पति कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। लेकिन वो दोनों तो सारी हदें पार कर ऐसे खोए। आज का दिन बहुत ही खुशनुमा था और मौसम भी बहुत ही शानदार। बग्घी में बैठा हुआ मैं मन ही मन मुस्कुरा रहा था, जिसकी कई सारी वजहें थी। एक तो ये कि मैं जो बनना चाहता था वो बन गया था और अब मैं अपने परिवार के पास वापस लौट रहा था, और सबसे ज्यादा तो मैं उससे मिलने के लिए बेकरार था। अब तक तो वो बहुत खूबसूरत हो गई होगी। उससे मिलने के बारे में सोच सोच कर ही मेरे गाल शर्म से लाल हो रहे थे। बस अब कुछ दिन और, फिर मैं उसे हमेशा के लिए अपना ही बना लूंगा। ये बात मैंने खुद से ही बुदबुदाई। जैसे जैसे मेरी बग्घी आगे बढ़ रही थी, गांव वाले लोग बड़े ध्यान से बग्घी की तरफ देख रहे थे, इसलिए मैंने पर्दा हटाकर दरवाजे को थोड़ा सा खोल दिया। अब तो जो भी मुझे देखता तो बार बार सर झुकाकर नमस्कार करता। मैं भी पूरे सम्मान के साथ उनके नमस्कार का जवाब देता था। कुछ ही देर में मैं अपनी हवेली यानी कि अपने घर के सामने पहुंच गया था। घर के अंदर जाते ही मानो जैसे सभी लोग मुझे देखकर झूम उठे थे। मेरे पिता, माँ, मेरे दोनों भाई, चाचा चाची, सभी लोग। उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। सब एक साथ ढेर सारे सवाल करने लगे कि मैं अचानक बिना बताए यहाँ कैसे। मैंने कहा, अरे भाई, मुझे सांस तो लेने दो। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, भला कुछ खाने भी तो दो। उसके बाद मैं सबके सवालों का एक एक करके जवाब देता हूँ। चैन से चाय नाश्ता करने के बाद मैंने बताया कि मेरी बैरिस्टर की पढ़ाई पूरी हो गई और इसीलिए अब मैं अपने घर वापस लौट आया हूँ। अब यहीं से मैं अपनी प्रैक्टिस करूँगा। मैंने परीक्षा इतने अच्छे नंबरों से पास की है कि सब जगह मेरा ही नाम छाया हुआ है। इसीलिए मुझे तो अभी से कई सारे केस मिलने लगे हैं। ये सुनकर मेरी माँ मेरी बलाए लेने लगी। कहने लगी, है मेरा लाल बहुत होशियार है, लेकिन पिताजी ने हमेशा की तरह अपनी भावनाएं बिल्कुल भी व्यक्त नहीं की। लेकिन मैं जानता हूँ वो भी गर्भ से फूले नहीं समा रहे हैं, लेकिन पिता है ना, इसलिए हमेशा अपने बंधनों में रहकर ही अपने प्यार को जताते हैं, क्योंकि उन्हें भी बाकी मर्दों की तरह यही गलत फहमी है कि अगर अपने प्यार को जता दिया तो उनकी इज्जत कम हो जाएगी। खैर, मैं ये सब समझता हूँ, इसीलिए अब मुझे पहले की तरह उनसे कोई शिकायत नहीं रही। इसके बाद मैं शहर से सबके लिए जो भी गिफ्ट्स लेकर आया था वो एक एक करके सबको देने लगा। तब तक मेरे घर का सबसे पुराना नौकर हरिया दौड़कर आया और मुझे देखकर खुश हो गया। कहने लगा, सब कह रहे थे कि छोटे मालिक लौट आए हैं, लेकिन मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। मैंने कहा, आओ हरिया, मैं खुद तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। देखो, मैं तुम्हारे लिए भी शहर से कितनी अच्छी पोशाक लेकर आया हूँ। मेरे मुंह से ये बात सुनकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कहने लगा, सच में मालिक, मेरे लिए भी लाए हो? मैंने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, तुम मेरे दोस्त के जैसे ही हो, तो भला मैं अपने दोस्त को भूल कैसे सकता हूँ। सबको सबके उपहार देने के बाद मैं तैयार होकर निकल पड़ा अपनी उस मंजिल की तरफ जिसका मैं इतने सालों से इंतजार कर रहा था। कुछ ही देर में मैं मीनाक्षी के घर के बाहर खड़ा था। जैसे ही मैंने उसके घर का दरवाजा खटखटाया और उसने मुझे सामने खड़ा देखा तो उसकी तो मानो चीख ही निकल पड़ी।
जैसे कि उसने कोई भूत देख लिया हो। कुछ देर वो मुझे एकटक निहारती रही, फिर उसने धीरे से अपने आप को चिमटी काटी, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं उसके सामने खड़ा हूँ। मैंने उससे कहा, अब क्या दरवाजे पर ही खड़ा रखोगी या अंदर भी बुलाओगी? उसने अपने माथे पर हाथ मारा, कहने लगी, माफ करिए छोटे मालिक। मैंने उसे घूर कर देखा और कहा, अच्छा, तो अब तुम मुझे छोटे मालिक कहकर बुलाओगी? मेरी इस बात पर उसने शर्म से अपनी आंखें झुका ली और मुझे आंखों के इशारों से ये बात जताई कि पीछे माँ बैठी हुई है। मैं समझ गया था। मीनाक्षी की माँ मुझे देखते ही खड़ी हो गई और कहने लगी, अरे छोटे मालिक, आप हमारे इस गरीब खाने में? मैंने कहा, हाँ काकी, शहर से आप लोगों के लिए कुछ चीजें लाया था, इसलिए सोचा कि खुद ही चलकर दे दूं। काकी कहने लगी, अरे आपने ये तकलीफ क्यों उठाई? हम खुद ही आ जाते। आप एक बार किसी से भी बुलावा भिजवा देते। मैंने कहा, कहाँ, मैं कोई मालिक नहीं हूँ और ना ही आप मेरी नौकर हैं जो मैं आपको बुलावा देकर बुलाऊं। मैं तो आपके बेटे जैसा हूँ और बेटा माँ के पास खुद ही चलकर आता है। ये कहकर मैंने उनके पैर छू लिए। वो एक झटके से पीछे हटी, कहने लगी, मैंने कितनी बार मना किया है छोटे मालिक कि ये सब मत किया करिए। आपको नहीं पता, आपका उपकार हमारे लिए कहीं मुसीबत ना बन जाए। मैंने कहा, मेरे होते हुए कोई आंख तो उठाकर देखे तो आपकी तरफ किसी की हिम्मत है जो मेरे खिलाफ खड़ा हो? काकी ने कहा, अरे नहीं नहीं, पूरे गांव में ऐसा कोई नहीं जो आपके खिलाफ जा सके। मैंने कहा, तो काकी, इतने समय बाद आपके पास आया हूँ, अपने हाथ का बना हुआ हलवा नहीं खिलाओगी? मेरी मनुहार पर काकी ने तुरंत ही मेरे लिए हलवा बनाकर तैयार किया। मैं जो भी उपहार मीनाक्षी और काकी के लिए लाया था वो सब मैंने उसके हाथों पर रख दिए। मीनाक्षी को मैंने इशारे से कहा कि शाम को वो मुझे मंदिर के पीछे मिले। अब बस मुझे अंधेरा होने का इंतजार था और जैसे ही अंधेरा हुआ मैं सबकी नजरों से बचता हुआ मंदिर के पीछे पहुंच गया, जहां इतने सालों तक मैं और मीनाक्षी हमेशा सबसे छुप छुप कर मिलते रहे थे। मीनाक्षी आज बहुत खुश थी। उसने मुझे देखते ही गले से लगा लिया, कहने लगी, मुझे तो लगा था कि तुम मुझे भूल ही गए होगे। मैंने कहा, कोई अपनी सांसों को भला कैसे भूल सकता है? सच कहता हूँ मीनाक्षी, इतने साल मैंने कैसे तुम्हारे बिना काटे हैं ये मैं ही जानता हूँ। लेकिन अब बस, अब मैं हमारे बीच की दूरी को खत्म कर दूंगा। मैं कल ही पिताजी से हमारे रिश्ते की बात करूंगा ताकि जल्द से जल्द मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपना बना सकूं। मेरी इस बात से मीनाक्षी के चेहरे पर चिंता की लकीरें आ गईं। वो कहने लगी, राघव, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और मैं खुद भी हमेशा तुम्हारी छाया बनकर जीवन साथी के तौर पर रहना चाहती हूँ। लेकिन हमारे बीच ये जो ऊंच नीच की दीवार है, इसे भी मैं कभी नहीं भूल सकती और इसीलिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पिताजी कभी भी हमारे रिश्ते के लिए तैयार होंगे। मैंने कहा, उसकी तुम फिक्र मत करो, वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। अगले दिन ही मैंने अपना फैसला अपने घर वालों के सामने सुना दिया और फिर वही हुआ जो मुझे पहले से पता था। बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो गया था। भला जो औरत न जाने कितने सालों से हमारे घर में नौकर का काम कर रही थी, उसकी ही बेटी को आज मेरे घर वाले अपने घर की बहू कैसे स्वीकार कर सकते थे? तो ये हंगामा खड़ा होना तो बनता था। पिताजी ने तो साफ साफ अपना फैसला सुना दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो मेरी शादी मीनाक्षी से नहीं होने देंगे। हालांकि पूरे घर में इस शादी के पक्ष में सिर्फ मेरी माँ थी। माँ ने सबको समझाने की कोशिश की कि अगर राघव मीनाक्षी को इतना ही चाहता है तो हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए। मैं मानती हूँ कि वो एक नौकरानी की बेटी है और हमारे बराबर की नहीं है, लेकिन शादी के बाद तो वो इस घर की बहू बनेगी, तब तो वो हमारे बराबर की ही हो जाएगी। लेकिन घर में कोई भी इस बात के लिए तैयार नहीं था। लेकिन मुझे अच्छे से पता था कि इन सबको राजी कैसे करना है। मैंने पहले तो गुस्सा करना शुरू कर दिया और उसके बाद मैंने एक चाकू उठाया और बस उसे अपने हाथ की कलाई पर रखा। थोड़ी ही देर में खून की धार बह निकली थी, जिसे देखते ही सबके हाथ पांव फूल चुके थे। उन सब में सबसे पहले मेरे पिताजी ही थे, जो मुझे तुरंत ही संभालने लगे। उन्होंने तुरंत गाड़ी निकालने का फरमान सुनाया। मेरे हाथ को किसी कपड़े से कसकर पिताजी ने ही थाम रखा था।
कुछ ही देर में हम अस्पताल पहुंच गए थे। मैं तो रास्ते में ही बेहोश हो गया था। मुझे कुछ पता नहीं चला और जब होश आया तो पिताजी की आंखें पूरी तरह से भीगी हुई थीं। मैंने आज पहली बार उन्हें रोते हुए देखा था। मुझे होश में देख पिताजी ने गुस्सा नहीं किया, बल्कि कहने लगे, ठीक है, तू जो चाहता है वो हो जाएगा, लेकिन आज के बाद अगर तूने कभी ऐसा कुछ भी किया तो तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा, समझ लेना। मैं धीरे से मुस्कुराया और उनके आंसुओं को पोंछा। कहा, पिताजी, ना आपको कुछ होगा और ना ही मुझे। अगर आप पहले ही मेरी बात मान जाते तो मैं भला ऐसा करता ही क्यों? मैं भी तो आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता था। एक हफ्ता तब बीता जब मीनाक्षी मेरी पत्नी बनकर मेरे घर आ चुकी थी। मैं बहुत खुश था, मेरी माँ भी बहुत खुश थी, लेकिन बाकी सब लोग बस खुश होने का दिखावा कर रहे थे। खैर, मुझे इस सब से फर्क भी नहीं पड़ता था, क्योंकि धीरे धीरे वक्त के साथ सभी लोग मीनाक्षी को अपना लेते। सारे रस्मों रिवाजों के बाद वो दिन भी आ गया था जिसका बेसब्री से मुझे इंतजार था। हमारी पहली रात थी। मैंने दिल खोलकर मीनाक्षी से अपने प्यार का इजहार किया था। मुझे आज भी याद है जब वो पहली बार अपनी माँ के साथ हमारे घर आई थी। उसे देखते ही मेरे अंदर एक अजीब सी शैतानी जाग गई थी। मैं उसे बहुत परेशान किया करता था और वो अक्सर मुझे देखकर डर जाती थी और दूर भागती थी। मेरी शिकायत अपनी माँ से करती थी कि ये मुझे बहुत तंग करता है, लेकिन मुझे उसे परेशान करने में इतना मजा आता था कि मैं हर वक्त उसके पीछे ही पड़ा रहता था। और फिर मुझे खुद भी पता नहीं चला कि जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, उसे तंग करते करते मैं कब उससे प्यार करने लगा और हमारे बीच दूरियां मिटने लगीं। मीनाक्षी भी, जो पहले मुझसे डरती थी, वो मेरे साथ महफूज महसूस करने लगी थी। शहर पढ़ाई करने जाने से पहले मैंने ये फैसला कर लिया था कि वापस लौटते ही मैं मीनाक्षी को हमेशा के लिए अपना बना लूंगा, क्योंकि मुझे ये डर था कि कहीं मेरे आने तक उसकी माँ उसकी शादी ना कर दे, जो कि मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और इसीलिए मैंने इतनी जल्दबाजी में सब कुछ किया और आज वो मेरी पत्नी बनकर मेरे साथ है। अब मैं बहुत खुश था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी इस खुशी को न जाने किसकी नजर लग जाएगी। अभी 2-4 दिन ही बीते थे कि एक रात किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज आई। उठकर देखा तो मीनाक्षी कमरे में नहीं थी। उसके कपड़े सारे के सारे जमीन पर पड़े हुए थे। ये देखकर मेरे होश उड़ चुके थे कि मीनाक्षी ऐसी हालत में भला कहाँ गई। मैं दौड़ता हुआ बाहर गया, पर मुझे मीनाक्षी कहीं भी नजर नहीं आई। रात काफी थी, इसलिए मैं जोर जोर से उसे चिल्लाकर पुकार भी नहीं सकता था, वरना सारे घर वाले जाग जाते। कि तभी मुझे मेरे पिता के कमरे से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। मैं भागता हुआ उनके कमरे की तरफ गया तो वहां का नजारा देख मेरे होश उड़ गए थे। मीनाक्षी उस वक्त बिल्कुल ऐसी हालत में मेरे पिता के सामने खड़ी थी जैसे कोई औरत सिर्फ अपने पति के सामने ही जा सकती है। ये देखकर मैं शर्म से भर गया था। मेरे पिता भी बुरी तरह से हड़बड़ाए हुए थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस वक्त मेरे पिता अपने कमरे में बिल्कुल अकेले थे, क्योंकि मेरी माँ कुछ दिनों के लिए मौसी के घर गई हुई थी। मैंने आओ देखा ना ताओ और मीनाक्षी के ऊपर चादर डाली और उसे अच्छी तरह से ढक दिया। मैं बहुत शर्मसार हो चुका था। मैं उसे खींचता हुआ कमरे में लेकर आया और उस पर बुरी तरह से चिल्लाने लगा कि तुम इस तरह से मेरे पिता के कमरे में क्यों गई? तुम वहां पर कर क्या रही थी? लेकिन मीनाक्षी तो आंखें फाड़े न जाने कहां शून्य में घूरे जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उस पर मेरी किसी भी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया और एक बार फिर से अपनी चादर को खींचकर नीचे फेंक दिया। ये देखते ही मैं फिर से हड़बड़ा गया। मैंने तुरंत ही दौड़कर अपने कमरे का दरवाजा बंद किया। मीनाक्षी ने अपने कपड़ों को पहना और उसके बाद वो चुपचाप बिस्तर पर लेटकर ऐसे सो गई जैसे मानो न जाने कितनी गहरी नींद से आ रही हो। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने सोचा कि मैं उससे सुबह उठकर बात करता हूँ, लेकिन सुबह जब मैंने उससे इस बारे में पूछा तो वो तो ऐसे जवाब दे रही थी जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। वो खुद हैरत से मेरी तरफ आंखें फाड़े देखने लगी। कहने लगी, आप झूठ बोल रहे हैं। अगर ऐसा कुछ भी होता तो मुझे याद होता।
मैंने कहा कि तुम पागल हो गई हो क्या? मैं इतना बड़ा झूठ बोलूंगा? मेरी इस बात से वो बहुत परेशान हो गई। कहने लगी, सच कहती हूँ राघव, मुझे कुछ भी याद नहीं और अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं पिताजी के सामने भला कैसे जाऊंगी। मैंने कहा, ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। तुमने ये बहुत गलत किया मीनाक्षी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मीनाक्षी मेरी बात सुनकर बुरी तरह से रोने लगी। इस हादसे के बाद वो कई दिनों तक पिताजी के सामने ही नहीं गई और पिताजी वो भी बेचारे शर्म से मुंह छुपाए हुए यहाँ वहाँ घूमते रहे। उन्होंने भी जब मुझसे पूछा कि मीनाक्षी ने ऐसा क्यों किया, तो मैंने कहा कि शायद उसे नींद में चलने की बीमारी है और इसी वजह से उसने ऐसा किया और उसे कुछ याद भी नहीं है। पिताजी ने कहा कि अगर ऐसा है तो उसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, क्योंकि ये सब बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। मैंने उसे शहर के अच्छे डॉक्टर को दिखाया और उसका इलाज शुरू करवा दिया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये तो बस सिर्फ शुरुआत थी। अब तो मीनाक्षी कुछ कुछ दिनों के बाद बार बार कमरे से गायब हो जाती और वो जब भी कमरे से गायब होती तो उसके सारे कपड़े कमरे में ही पड़े हुए होते और वो बिल्कुल बिना खुद पर कुछ भी डाले हुए कहीं भी चली जाती थी। कभी मेरे किसी भाई के कमरे में जाती तो कभी गांव में रास्ते पर चलने लगती। उसकी इन सारी हरकतों से हम सब बहुत तंग आ गए थे। घर में सभी लोग कहने लगे कि हमने तुम्हें पहले ही मना किया था कि तुम इस मीनाक्षी से शादी मत करो, लेकिन तुम्हें हमारी बात समझ में नहीं आई। हमें तो ये चरित्रहीन लगती है और इसीलिए ये सब कुछ कर रही है। मैंने सबको समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई मेरी बात मान ही नहीं रहा था। तब तो माँ भी यही कहने लगी, बेटा, जिस तरह से मीनाक्षी के लक्षण हैं, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें अब इसके साथ रहना चाहिए? इसकी वजह से हमारी बहुत बदनामी हो रही है, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम इसे तलाक दे दो और दूसरी शादी कर लो। लेकिन मैं मीनाक्षी से प्यार करता था, मैं उसे छोड़ नहीं सकता था। सबसे ज्यादा मैं इस बात से परेशान था कि उसका इलाज चल रहा था, पर दवा का असर उस पर कुछ भी नहीं था। और तो और वो जो भी हरकतें कर रही थी, उसे कुछ भी याद नहीं रहता था। उसका भी रो रो कर बहुत बुरा हाल था। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आता था कि वो भला रात में ऐसा करती ही क्यों है। इसलिए मैंने अब उसे रात में बांध कर सोना शुरू कर दिया था। लेकिन हैरत तो मुझे तब होती थी कि मैं उसे चाहे कितना भी अच्छे से बांध कर सोऊं, पर वो न जाने कैसे सारी रस्सियों को खोल देती थी और बाहर निकल जाती थी। मैं इस सब से तंग आ चुका था। घर में भी हर वक्त बहुत तनाव रहता था। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं अपनी पत्नी को लेकर शहर चला जाऊंगा। इसलिए सबके मना करने के बावजूद भी मैंने अपना और मीनाक्षी का सामान बांधा और उसे लेकर मैं वहां से निकल पड़ा। लेकिन मैं तो अभी गांव की दहलीज पार भी नहीं कर पाया था। न जाने अचानक मीनाक्षी को क्या हुआ कि उसकी तबीयत खराब हो गई। उसे खून की उल्टियां होने लगी थीं। ये देखकर मेरे तो हाथ पांव फूल गए। उसकी आंखें टंग चुकी थीं और उल्टियां बंद होने का नाम तक नहीं ले रही थीं। मैं तुरंत ही उसे वापस हवेली लेकर आया। उसकी ऐसी हालत देखकर बाकी के घरवाले भी मेरे सब परेशान हो गए कि तभी अचानक उसने हवेली के अंदर आते ही एक बड़ी सी उल्टी की, जिसमें एक छोटी सी कील निकली। मैं तो हैरान रह गया कि भला मीनाक्षी के पेट से यह कील कैसे निकल सकती है। लेकिन मीनाक्षी बेहोश हो चुकी थी। मैंने तुरंत ही डॉक्टर को बुलवाया। डॉक्टर ने अच्छे से चेकअप किया तो कहा कि हो सकता है कि इन्होंने कुछ ऐसा खा लिया हो जिसके साथ में कील भी इनके अंदर चली गई और इस वजह से इन्हें इस तरह से खून की उल्टियां हुई हैं। मैं अभी कुछ दवा लिख देता हूँ, बाकी आप इनके ये कुछ टेस्ट करवा लीजिए। इसके बाद ही पता चलेगा कि उनकी बीमारी का असली कारण क्या है। डॉक्टर दवा लिखकर जा चुके थे। मीनाक्षी भी अभी सो रही थी, क्योंकि डॉक्टर ने उसे नींद का इंजेक्शन दिया था कि तब तक हमारे घर का एक नौकर दौड़ता हुआ आया। पिताजी के पास आकर वो कहने लगा, अक्षरानंद महाराज जी आए हैं। ये सुनते ही घर में सभी लोग तुरंत ही बाहर की तरफ भागे। दरअसल अक्षरानंद महाराज जी बहुत ही पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष हैं और उनकी सभी जगह बहुत इज्जत है। पिताजी तो उन्हें बिल्कुल भगवान के जैसे पूजते हैं। कुछ ही देर में वो हवेली में पधार चुके थे, लेकिन ना जाने क्यों वो जैसे ही अंदर आए तो कुछ देर दरवाजे पर ही खड़े रहे।
पिताजी ने उन्हें जब अंदर आने का आग्रह किया तो उन्होंने हाथ के इशारे से चुप रहने के लिए कहा। तकरीबन 5 मिनट तक वो वहीं दरवाजे पर खड़े रहे। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे अपने कदम घर में बढ़ाए। उनके स्वागत सत्कार के बाद जब वो घर से चलने को हुए तो अचानक से माँ ने मीनाक्षी को लेकर उनसे बात छेड़ दी। कहने लगी, आज इस तरह की घटना घर में हो गई, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी बहू के ऊपर कोई ऊपरी चक्कर हो। आपसे विनती है महाराज जी, एक बार उसे चलकर देख लीजिए। मैंने तुरंत ही माँ को टोका। मैंने कहा, माँ ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब अंधविश्वास की बातें होती हैं। डॉक्टर देख कर गया है और उसने कहा है कि वो चेकअप करके सब बताएगा और फिर कुछ दिन इलाज के बाद वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। माँ ने कहा, बेटा तूने अपनी तसल्ली कर ली है, मुझे भी अपनी तसल्ली कर लेने दे। अक्षरानंद जी ने मेरे सर पर हाथ फेरा और कहा, राघव बेटा चिंता मत करो, सब ठीक ही होगा। मैंने उनके सामने अपना सिर झुका दिया। ऐसा नहीं है कि मैं उनका अनादर करता हूँ, मैं तो उनकी बहुत इज्जत करता हूँ और उनमें मेरा विश्वास भी है, लेकिन बस जो अंधविश्वास की बातें हैं उनमें मुझे कोई यकीन नहीं है। कुछ ही देर में अक्षरानंद महाराज जी मीनाक्षी के पास पहुंच चुके थे। वो कुछ देर उसे ध्यान से देखते रहे। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि डॉक्टर ने क्या कहा। मैंने डॉक्टर की सारी कही बातें उन्हें बता दी। वो मुस्कुराकर कहने लगे, डॉक्टर ने बिल्कुल ठीक कहा, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है, तुम इसका अच्छे से इलाज कराओ, बस ये कुछ ही दिन में ठीक हो जाएगी। ये कहकर वो वहां से चले गए। मैंने माँ से कहा, देखा माँ, मैं तो पहले ही कह रहा था कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। मीनाक्षी का इलाज शुरू हो गया था, लेकिन उसकी हरकतें अब दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। पहले तो वो सिर्फ अपने कपड़ों को छोड़ देती और कहीं भी जाकर खड़ी हो जाती, लेकिन अब तो वो घर के मर्दों के साथ जबरदस्ती करने लगी थी, जिससे मुझे अब धीरे धीरे लगने लगा कि शायद मेरे घर वाले ठीक कह रहे थे। मैं हर रोज शर्मिंदगी का शिकार हो रहा था। मेरे घर वालों को भी बहुत मुसीबतें झेलनी पड़ रही थी, क्योंकि अब मीनाक्षी को सबने वैसे देख लिया था जैसे सिर्फ मैं देख सकता था, जिस वजह से मेरी पूरी इज्जत खाक में मिलती जा रही थी। लेकिन मीनाक्षी तो जैसे कुछ समझने को तैयार ही नहीं थी। यहाँ तक कि वो तो अपनी किसी भी हरकत को स्वीकार करने को भी तैयार नहीं थी। इसलिए मैं बहुत नाराज हो गया और एक दिन मैंने उसे धक्का देकर अपने घर से निकाल दिया। मैंने कहा कि तुम्हें अपनी पत्नी बनाकर मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की है। मेरे परिवार वाले ठीक ही कहते थे, तुम इस लायक ही नहीं हो कि मैं तुम्हें पत्नी होने का दर्जा दूं। मीनाक्षी मेरे सामने गिड़गिड़ाकर रोती रही। कहने लगी, सच कहती हूँ राघव, मुझे नहीं पता कि ये सब क्या हो रहा है। मेरी बात का विश्वास करो, लेकिन मैं उसके झूठ से तंग आ चुका था और इसीलिए मैंने उससे कहा कि तलाक के कागज मैं बहुत जल्द तुम्हारे घर भिजवा दूंगा। मीनाक्षी अपने घर जा चुकी थी। मेरे घर में भी सभी लोग बहुत उदास थे, लेकिन एक तरफ उन्हें खुशी भी थी कि मीनाक्षी से अब मुझे छुटकारा मिल चुका था। इस बीच मीनाक्षी की माँ का भी देहांत हो गया। अब वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई थी। कुछ दिन ही बीते थे और शहर में मेरे साथ जो मेरी दोस्त पढ़ती थी, मैंने उससे कोर्ट मैरिज कर ली और उसे घर लेकर आ गया। जैसे वही मैंने अपने घर वालों को अपनी दूसरी शादी के बारे में बताया तो इस बार भी वो दंग रह गए थे। पिताजी कहने लगे कि तुमने तो हमारी नाक में दम करके ही रखा हुआ है, भला कम से कम इस बार तो हमारी मर्जी से शादी कर लेते। लेकिन क्योंकि मेरी दोस्त रश्मि हमारी तरह ही एक बहुत ऊंचे खानदान की लड़की थी, इसलिए मेरे परिवार को उसे अपनाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई। लेकिन जैसे ही मीनाक्षी को मेरी दूसरी शादी की खबर मिली, वो दौड़ती हुई हवेली आई। वो रो रो कर गुहार लगाने लगी। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैंने दूसरी शादी कर ली है, लेकिन मैंने उसके सामने ही रश्मि को अपने साथ हाथ थाम कर खड़ा किया और कहा कि तुम्हारे जैसी चरित्रहीन औरत मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं रखती और तुम्हें पूरी तरह से खुद से अलग करने का मेरे पास अब यही रास्ता था और इसीलिए अब खुद अपनी आंखों से देख लो कि मैं दूसरी शादी कर चुका हूँ। मीनाक्षी को बहुत गहरा सदमा लगा था। मेरी इस बात के बाद में वो चुपचाप वापस अपने घर लौट गई। मेरी दूसरी शादी के 5वें दिन ही खबर आई कि मीनाक्षी का देहांत हो गया है, लेकिन क्योंकि गांव वाले भी
उसकी हरकतों से बहुत खफा थे और मैं भी, इसलिए मैंने उस सबके सामने ये ऐलान किया कि कोई भी मीनाक्षी की लाश को हाथ तक नहीं लगाएगा और ना ही उसे अंतिम संस्कार नसीब होगा, क्योंकि वो एक कुकर्मी औरत थी और जिसकी यही सजा है कि उसे चील कौए आखिरी वक्त में नोच नोच कर खा जाएं। पूरे गांव में कोई भी ऐसा नहीं था जो मेरे परिवार के आदेश के खिलाफ जाकर कुछ भी करता, इसीलिए किसी ने भी मीनाक्षी को हाथ तक नहीं लगाया था। लेकिन मेरे इस फैसले से मेरे परिवार वाले अवाक थे। पिताजी कहने लगे, मैं मानता हूँ राघव कि मीनाक्षी ने जो भी काम किए वो बहुत ही गिरे हुए थे, लेकिन इसकी इतनी बड़ी सजा, कम से कम अंतिम संस्कार तो उसे नसीब होना ही चाहिए। जो भी था, पर उसकी माँ ने सालों साल हमारे घर की सेवा की है। मैंने पिताजी से कहा कि वो सब अब मैं नहीं जानता। मीनाक्षी ने मेरे प्यार का जो बदला दिया उसे मैं कभी भूल नहीं सकता। उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है। मेरे अंदर उसके लिए नफरत की आग जल रही है जो इस जन्म में तो ठंडी नहीं होने वाली, और इसीलिए मेरे फैसले के खिलाफ अब कोई भी नहीं जाएगा। ये कहकर मैं वापस अपने कमरे में आ गया। आज अमावस की रात थी। जैसे ही घड़ी ने रात के 12 बजाए, मैं तुरंत ही उठकर बैठ गया और निकल गया शमशान घाट की तरफ। शमशान घाट, जो कि रात में इतना भयानक लगता है कि किसी के भी प्राण निकल जाएं। मैं जैसे ही वहां पहुंचा तो साएं साएं हवा चल रही थी। कुत्तों के रोने की आवाजें आ रही थीं। बीच बीच में उल्लू भी अपनी अजीब सी आवाजें निकाल रहे थे। दूर दूर तक कुछ चिताएं जलती हुई दिख रही थीं, जिनकी आग धीरे धीरे ठंडी पड़ रही थी, और कुछ ऐसी थीं जो पूरी तरह से खाक में मिल चुकी थी। चारों तरफ गहरा काला अंधेरा छाया था। लेकिन मैं अब जिस मकसद से शमशान घाट में आया था, उसके लिए सबसे पहले मुझे कोई ऐसी जगह ढूंढनी थी जहां मैं छिपकर बैठ सकता। और तभी मुझे एक पेड़ के पास ढेर सारी लकड़ियों का गट्ठर दिखाई दिया, जिनके बीच में जगह बनी थी। मैं उन्हीं के बीच घुसकर चुपचाप बैठ गया। आप सब सोच रहे होंगे कि भला मैं इतनी रात को यहाँ शमशान घाट में करने क्या आया हूँ। मैं भी उस दिन को याद करने लगा जिस दिन अक्षरानंद महाराज जी मेरे घर आए थे। उन्होंने कहा था कि सब ठीक है और मुझे आश्वासन देकर वो वापस चले गए थे। लेकिन उसी रात मेरे फोन की घंटी बजी। मैंने जैसे ही फोन उठाया तो दूसरी तरफ अक्षरानंद महाराज जी का एक सेवक बोल रहा था। उसने तुरंत ही मुझे आदेश दिया कि मैं अभी के अभी अक्षरानंद जी के आश्रम में आऊं। इतनी रात को उन्होंने मुझे बुलाया था तो जरूर कोई बड़ी बात थी, इसलिए मैं इनकार नहीं कर पाया और चुपचाप इतनी रात में ही उनके आश्रम की तरफ निकल गया। कुछ ही देर में जब आश्रम में पहुंचा तो अक्षरानंद महाराज जी बहुत ही चिंता में डूबे हुए थे और कमरे में टहल रहे थे। मुझे देखते ही उन्होंने मुझे अपने सामने बिठाया और कहा, मैंने जब तुम्हारे घर में कदम रखा था तभी मुझे वहां किसी बुरी शक्ति के साये का एहसास हो गया था। फिर जब तुमने अपनी पत्नी को मुझे दिखाया तब सारी तस्वीर मेरे सामने साफ हो गई थी। तुम्हारी पत्नी बहुत बड़ी मुसीबत में है। अगर जल्दी ही कुछ नहीं किया गया तो तुम उसे हमेशा हमेशा के लिए खो दोगे। उनकी बात सुनकर मैं तो दंग रह गया था। मैंने कहा कि आपने तो कहा था कि सब कुछ ठीक है। महाराज जी ने कहा कि वो मैंने सिर्फ दिखावा किया था, क्योंकि तुम्हारे साथ ये विश्वासघात करने वाला कोई बाहर का नहीं बल्कि कोई घर वाला ही है, और इसीलिए मैं सबके सामने सच बोलकर उसे सतर्क नहीं करना चाहता था। मैंने कहा, लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं? अक्षरानंद जी ने कहा, तुम्हारी पत्नी पर किसी ने बहुत भयंकर काला जादू किया है। वो जो कील उसके मुंह से निकली थी ना, वो उस बात का सबूत है कि उस पर जो काला जादू हुआ है उसकी वजह से उसकी जान अब उसके शरीर में नहीं बल्कि किसी और के पास कब्जे में है, जो उससे अपनी मन मर्जी करवा सकता है। और तो और कुछ ही दिनों में वो उसकी जान भी ले लेगा। मैंने कहा, लेकिन भला मीनाक्षी के ऊपर कोई काला जादू क्यों करेगा? अक्षरानंद जी कहने लगे, ऐसा करने की कुछ वजह होती हैं, जलन की भावना या बदले की भावना। अब इनमें से क्या है ये मैं नहीं जानता, लेकिन मीनाक्षी की जान खतरे में है, इसलिए हमें जल्दी ही इस बात का पता लगाना होगा कि किसने मीनाक्षी पर ये काला जादू किया है, क्योंकि जब तक उस इंसान का पता नहीं चलेगा हम मीनाक्षी को नहीं बचा सकते। मुझे पहले तो अक्षरानंद जी की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन फिर उन्होंने
मुझसे कहा कि मैंने तुमसे वो कील और मीनाक्षी का कोई भी ऐसा सामान जो वो इस्तेमाल करती हो लाने को कहा था, वो तुम ले आए हो ना? मैंने उनके सामने मीनाक्षी के हाथ का कंगन और वो कील रख दी। इसके बाद उन्होंने एक कटोरे में पानी भरा, जिसमें सबसे पहले उस कील को डाला, लेकिन उस पानी में कुछ भी नहीं हुआ। अक्षरानंद जी कहने लगे, तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है, लेकिन अगर मीनाक्षी का कंगन इस पानी में डालते ही ये पानी काला पड़ गया, तब तो तुम्हें यकीन करना ही पड़ेगा। और सच में जैसे ही उन्होंने मीनाक्षी का कंगन उस पानी में डाला, वो पानी पूरी तरह से काला पड़ चुका था। हैरत से मेरी आंखें तो बाहर निकल आई थीं। ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा था। अब मुझे लगने लगा कि कहीं अक्षरानंद जी की बात सच तो नहीं। अब ये वो समय नहीं था जहां मैं अपने शक को दूर करने के लिए अलग अलग प्रयोग करता, क्योंकि मीनाक्षी की जान से ज्यादा मेरे लिए कुछ भी जरूरी नहीं था। मैंने उन्हें एक एक करके सारा घटनाक्रम बता दिया, जिसको सुनने के बाद अक्षरानंद जी ने कहा कि ये जो भी इंसान है वो तुम्हें मीनाक्षी से अलग करना चाहता है। वो तुम दोनों को एक साथ देख नहीं सकता, और इसीलिए अब मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। तुम मीनाक्षी को खुद से अलग कर दो, क्योंकि अगर तुम उसे अपने साथ रखोगे तो उसकी तकलीफ दिन ब दिन और बढ़ती ही चली जाएगी। इसलिए उसकी तकलीफ को कम करने के लिए तुम्हें मीनाक्षी से खुद को अलग करना होगा, ताकि उस इंसान को ये तसल्ली हो जाए कि वो अपने मकसद में धीरे धीरे कामयाब हो रहा है। और फिर अक्षरानंद जी के कहने पर ही मैंने जानबूझकर मीनाक्षी को धक्का देकर घर से निकाल दिया था, और फिर अपनी कॉलेज की फ्रेंड के साथ मैंने झूठी शादी रचाई थी। मैंने उसे भी अपनी पूरी कहानी बता दी थी और उससे मदद मांगी थी कि इस सब में वो मेरा साथ दे। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी और इसलिए उसने इस मुसीबत की घड़ी में मेरा पूरा पूरा साथ दिया। अक्षरानंद जी ने कहा कि काले जादू को काटने का बस एक ही रास्ता है, कि जिसने भी ये काला जादू किया है वो जिस दिन मीनाक्षी को पूरी तरह से उसके शरीर से आजाद करने के लिए आएगा, उस वक्त तुम्हें उसकी इस विधि को पूरा नहीं होने देना है। लेकिन ये भी याद रखना है कि मीनाक्षी की जान अब उस इंसान ने अपने शरीर में ही कैद कर ली है, और तुम्हें उसकी जान को उसके शरीर से बाहर निकालना है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मीनाक्षी भी कभी जिंदा नहीं हो सकेगी। अक्षरानंद जी ने बताया था कि अमावस वाले दिन मीनाक्षी जिंदा लाश बन जाएगी, मतलब दुनिया के लिए वो मर चुकी होगी, जबकि असल में वो मरी नहीं होगी, क्योंकि उसकी जान तो किसी दूसरे के शरीर में कैद होगी। और इसीलिए तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा कि उसके शरीर को आग के हवाले ना किया जाए, क्योंकि तभी तुम उसे वापस से जिंदा कर सकोगे। मैंने अक्षरानंद जी से कहा कि लेकिन मुझे ये पता कैसे चलेगा कि किसने मीनाक्षी के ऊपर काला जादू किया है। उन्होंने कहा कि वो जो भी इंसान है, जब मीनाक्षी के शरीर को अग्नि के हवाले नहीं किया जाएगा तो वो रात के ठीक 2 बजे उसके शरीर को लेकर शमशान घाट पर पहुंचेगा, और वहां उसके शरीर के ऊपर बैठकर कुछ मंत्रों को पढ़ने के बाद उसके हाथ पर एक और कील गाड़ेगा, जो कि वो आखिरी कील होगी जिससे मीनाक्षी मुक्ति की तरफ आगे बढ़ेगी। इसके बाद वो अपना खून मीनाक्षी के मुंह में डालेगा, और फिर वो उसके सीने में वो अभिमंत्रित खंजर घोंपेगा, जिससे मीनाक्षी की जिंदगी की आखिरी डोर भी टूट जाएगी। लेकिन अगर तुम उस खंजर को इस इंसान के सीने में ही घोंप दोगे तो मीनाक्षी हमेशा हमेशा के लिए इस काले जादू से आजाद हो जाएगी, और उसकी जिंदगी भी उसे वापस मिल जाएगी। इसके लिए तुम्हें शमशान घाट जाना होगा। उनके कहने के मुताबिक ही मैं आज यहाँ आया हूँ। मुझे किसी भी तरह से मीनाक्षी को बचाना है, और ये भी जानना है कि भला कौन इंसान है वो जिसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। उस दिन जब मैं घर लौटा था तो मुझे अपने ही घर वालों पर शक हो रहा था। कभी लगता कि क्या मेरे पिताजी ऐसा कर सकते हैं, कभी लगता कि क्या मेरे भाई या माँ ने ऐसा किया होगा। मुझे ये सब सोच सोच कर ही नफरत सी हो रही थी, लेकिन मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। अपनों के भेष में न जाने कौन वो भेड़िया था जिसने मेरी पीठ पर छुरा भोंक दिया था, जिसे मेरी खुशियां बर्दाश्त ही नहीं हुई थी।
मैं जानता हूँ कि जब मैंने मीनाक्षी से शादी की थी तो कोई भी इस शादी से खुश नहीं था, लेकिन मैंने कभी ये कल्पना भी नहीं की थी कि मुझे मीनाक्षी से अलग करने के लिए वो इंसान इस हद तक गिर जाएगा। अभी मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी मुझे कुछ ऐसी आवाज़ सुनाई दी जैसे कोई कुछ घसीट कर लेकर आ रहा हो, और तभी मैंने एक आदमी को देखा जो मीनाक्षी के शरीर को घसीट कर ला रहा था। उसकी पीठ मेरी तरफ थी, मुझे उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। ये देखकर मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए। उसने पूरी ताकत से मीनाक्षी के शरीर को उठाया और जो चिता पहले से ही दूसरी तरफ सजाई गई थी उस पर मीनाक्षी को लिटा दिया, और जैसे ही वो घूमकर मीनाक्षी के ऊपर आकर बैठा, मेरे तो मानो जैसे होश ही उड़ चुके थे। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे धोखा देने वाला ये इंसान हो सकता है। मैंने इसे हमेशा अपना समझा, हमेशा इसे सहारा दिया, और इसने क्या किया? सामने से इसने हमेशा मुझे ऐसे दिखाया कि जैसे ये तो मेरा न जाने कितना भला चाहता है, मेरा कितना वफादार है, लेकिन पीठ के पीछे ये मेरी वार करता ही रहा। अक्षरानंद जी ने जैसा कहा था वो इंसान ठीक वैसा ही कर रहा था। उसने मीनाक्षी के बाएं हाथ पर एक कील गाड़ दी और फिर अपने अंगूठे को काट कर उसमें से कुछ खून निकाल कर मीनाक्षी के मुंह में डाल दिया, और बस अब उसने अपनी जेब से वो अभिमंत्रित चाकू निकाल लिया था जिससे वो हमेशा हमेशा के लिए मेरी मीनाक्षी को छीनने वाला था। उस चाकू की धार को देखते हुए उसकी आंखों में जो चमक थी और चेहरे पर जो शैतानी हंसी थी, उसे देखकर एक पल के लिए मेरी रूह कांप गई थी। लेकिन अपनी मीनाक्षी को बचाने के लिए मैंने पूरी हिम्मत जुटा ली, और जैसे ही उसने मीनाक्षी के सीने में वो चाकू मारने के लिए हवा में ऊपर उठाया, मैं दौड़ता हुआ उसकी तरफ भागा, और भागने से पहले मैंने उस लकड़ी के गट्ठर से एक मोटी सी लकड़ी उठा ली थी, जो फेंक कर उस आदमी की मारी, जो ठीक उसके सर पर लगी, और वो धड़ाम से चिता से नीचे जा गिरा। उसे भी इस हमले की कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए वो संभल नहीं सका। वो हैरानी से उठकर खड़ा हुआ कि ना जाने अचानक किसने उस पर ऐसे हमला किया, और जब उसने मुझे अपने सामने खड़ा देखा तो एक पल को उसके भी होश उड़ चुके थे। वो बड़े ही शैतानी हंसी हंसते हुए कहने लगा, अच्छा, तो इसका मतलब तुम्हें सब कुछ पता चल गया है। मुझे तो लगा था कि तुम तो अब अपनी ही दुनिया में मगन हो गए हो, और इधर मैं अपनी मीनाक्षी को हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लूंगा। मैंने जोर से चिल्लाकर कहा, अपने गंदे मुंह से मेरी मीनाक्षी का नाम भी मत लेना, वरना तेरी जुबान काट कर फेंक दूंगा। इस पर वो कहने लगा, मीनाक्षी तेरी कभी नहीं थी, वो सिर्फ मेरी है। तू हम दोनों के बीच में सिर्फ दीवार बनकर खड़ा हो गया था। मैं उसे बचपन से चाहता था। वो जब भी अपनी माँ के साथ हवेली आती तो सबसे ज्यादा समय मैं उसके साथ बिताता था। मैंने सोचा था कि बड़े होने पर मैं उससे शादी कर लूंगा, क्योंकि उसकी और मेरी शादी में कोई बाधा भी नहीं थी। वो भी एक नौकरानी की बेटी थी और मैं भी तेरे घर का नौकर था। हाँ, ये और कोई नहीं, ये हरिया था, जिसे मैंने अपने दोस्त जैसा समझा। इसके साथ मैंने कभी भी भेदभाव नहीं किया, कभी भी नौकरों के जैसा व्यवहार नहीं किया, लेकिन उसने मेरे साथ जो किया उसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हरिया कहने लगा, मैं मीनाक्षी से बहुत प्यार करता था, लेकिन तूने तो मुझे इतना मौका भी नहीं दिया कि मैं उससे अपने प्यार का इजहार तक करता। और फिर मीनाक्षी ने भी मुझे धोखा दिया, उसने भी तुझे ही प्यार किया, मेरी तरफ पलट कर भी नहीं देखा, जबकि मैंने उसके लिए न जाने क्या क्या किया। मैं दौड़ दौड़ कर उसके सारे काम करता था, उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करता था, लेकिन उसने वो सब कुछ नज़रअंदाज कर दिया और एक पल में ही मुझे भुला दिया। पर मैं हार नहीं मानने वाला था, और इसीलिए मैंने फिर काले जादू का सहारा लिया, क्योंकि अगर मीनाक्षी मेरी नहीं हो सकती तो वो किसी की भी नहीं हो सकती। मैंने सोचा था कि मैं उसे बदनाम कर दूंगा तो तू उसे छोड़ देगा, हर कोई उस पर थूकेगा, और तब मैं उसका हाथ थाम लूंगा तो उसकी नज़र में मेरी इज्जत बहुत बढ़ जाएगी, और फिर उसके सामने कोई रास्ता नहीं बचेगा, और वो अपने आप ही अपना सर झुकाकर मुझे अपना पति मान लेगी, और मैं उस पर एहसान जताऊंगा कि मेरे सिवा इस दुनिया में
उसका कोई भी नहीं है, लेकिन तू तो इतना निर्लज्ज था कि उसकी ऐसी शर्मनाक हरकतें देखने के बावजूद भी उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं था। इसलिए मैंने फैसला किया कि अगर इस जन्म में ना सही तो ठीक है, मैं मीनाक्षी को पाने के लिए अगले जन्म का इंतजार कर लूंगा, और इस कारण ही अब मैं मीनाक्षी की जान ले लूंगा और खुद भी इस शरीर को त्याग दूंगा, ताकि अगले जन्म में कोई भी मुझे मेरी मीनाक्षी से जुदा ना कर पाए। ये कहते हुए उसने एक बार फिर से नीचे पड़ा हुआ वो चाकू उठाया और मीनाक्षी के ऊपर वार करने लगा, लेकिन मैंने दौड़कर उसके हाथ से वो चाकू छीना। इसी छीना झपटी में वो चाकू पास में जल रही एक आग में गिर गया, जिसे देखकर वो जोर जोर से हंसने लगा। कहने लगा, अब क्या करेगा? मैं जानता हूँ कि तुझे सब पता है कि मीनाक्षी की जान मेरे शरीर में ही फंसी है, और उसे जिंदा करने के लिए तुझे मुझे मारना होगा, जो कि इस चाकू से ही मुमकिन है। लेकिन अब तो वो चाकू आग में चला गया। अब तू मुझे कैसे मारेगा और कैसे बचाएगा अपनी मीनाक्षी को? ये कहकर वो राक्षसों के जैसे हंसने लगा। वो फिर एकदम से चुप हुआ। कहने लगा, चाहे कुछ भी हो जाए, भले ही मीनाक्षी मेरी ना हो, लेकिन मैं उसे तेरी भी नहीं होने दूंगा। ये कहते हुए उसने पास में जल रही एक चिता में से जलती हुई लकड़ी खींची, जिसे लेकर वो मीनाक्षी की चिता की तरफ भागा। मैं जानता था कि वो क्या करने वाला है। वो मीनाक्षी की चिता को आग लगा देना चाहता था, ताकि मीनाक्षी का शरीर जल जाए और वो हमेशा हमेशा के लिए मुझसे जुदा हो जाए। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दे सकता था। इस बीच मेरे और उसके बीच बहुत हाथापाई हुई। मैंने उसे बहुत मारा, लेकिन उस पर तो जैसे शैतान सवार था। उसमें न जाने कितनी ताकत आ गई थी। उसने भी मार मार कर मेरा बहुत बुरा हाल कर दिया था, और फिर मेरी जान भी बस निकलने ही वाली थी। उसने मुझे मार मार के अधमरा करके एक आखिरी लात मेरे खींच कर मारी, और मैं धड़ाम से उस जलती हुई आग के पास ही जाकर गिरा, जिसमें उसने वो चाकू फेंक दिया था। और फिर वो पागलों के जैसे हंसता हुआ उस जलती हुई लकड़ी को लेकर मीनाक्षी की चिता को आग लगाने के लिए आगे बढ़ने लगा। मैं बेबसों की तरह खामोश पड़ा था कि तभी एक चमत्कार हुआ। अचानक से उस आग से एक लकड़ी जोर से चटकी और हवा में उछल गई, जिसके साथ में वो चाकू भी उछलकर बाहर आ गिरा। मैंने भी आव देखा ना ताव, और उस चाकू को उठाया और भागता हुआ हरिया की तरफ गया, और वो खंजर उसके दिल में भोंक दिया। उस चाकू के हरिया के सीने में लगते ही अचानक ही आसपास का सारा माहौल और भी ज्यादा भयानक हो गया। बहुत तेज तेज हवाएं चलने लगीं, और न जाने कैसी शैतानी आवाजें पूरे माहौल में गूंजने लगी थी। हरिया का मुंह खुल चुका था, उसकी आंखें फटी जा रही थीं। उसके मुंह से काले रंग का धुआं निकल रहा था, जिसमें किसी खोपड़ी की अजीब सी आकृति बन रही थी। कुछ ही देर में हरिया जमीन पर गिरा। उसके हाथ से वो लकड़ी भी छूट कर गिर चुकी थी, और फिर हरिया हमेशा के लिए मर गया। मैं भी धड़ाम से नीचे गिर गया, क्योंकि मेरा शरीर भी जवाब दे गया था, और मैं कब बेहोश हो गया मुझे कुछ पता ही नहीं चला। जब होश आया तो देखा कि मैं अपने कमरे में लेटा था, और मेरे घर वाले चारों तरफ खड़े हुए मुझे ही देख रहे थे। मैं जैसे ही उठा तो बस मीनाक्षी मीनाक्षी चिल्लाने लगा। मेरी माँ ने मुझे शांत कराया और कहा कि मीनाक्षी बिल्कुल ठीक है। राघव, तुम चिंता मत करो। तभी मुझे अक्षरानंद जी नजर आए। मैंने आंखों में आंसू लिए उनकी तरफ देखा। वो मुस्कुराकर कहने लगे, तुमने वाकई में बहुत बहादुरी का काम किया है राघव। तुम्हारे जैसे पति किसी मिसाल से कम नहीं है। तुमने अपनी पत्नी को मौत के मुंह से निकाला है। मैंने उनके आगे हाथ जोड़ दिए और कहा, ये सब आपकी वजह से हुआ है। अगर आप मुझे सही रास्ता नहीं दिखाते तो मैं मीनाक्षी को कभी भी बचा नहीं पाता। तभी मेरी भाभी मीनाक्षी को सहारा देते हुए कमरे में लेकर आई। मीनाक्षी मुझे देखते ही रोने लगी और मेरे पास आकर बैठ गई। कहने लगी, राघव, मुझे माफ कर दो। मुझे तो पता ही नहीं था कि हरिया की मुझ पर गलत नजर है। मैंने तो हमेशा उसे सिर्फ एक दोस्त की नजर से देखा था, लेकिन वो तो अपने मन में मुझे लेकर इतने घिनौने मंसूबे पाले था कि मुझे अंदाजा भी नहीं हुआ। मैंने मीनाक्षी से कहा, कोई बात नहीं,
जब हम किसी पर हद से ज़्यादा विश्वास करते हैं और उसे अपना मानते हैं और वो हमारे विश्वास का फ़ायदा उठाता है, तो हमें धोखा खाना ही पड़ता है। हरिया ने जो कुछ भी किया, उसकी सज़ा उसे मिल चुकी है। मेरी माँ ने कहा, लेकिन बेटा, तूने हम सबको ये बात पहले क्यों नहीं बताई?" मैंने कहा, "क्योंकि माँ, जब अक्षरा आनंद जी ने कहा कि मीनाक्षी के साथ ये सब कुछ करने वाला तुम्हारा कोई अपना, कोई भरोसेमंद ही है, तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं किस पर विश्वास करूं और किस पर नहीं। और ये बात मैं किसी को बता भी नहीं सकता था, क्योंकि धोखेबाज तो कोई भी हो सकता था और मीनाक्षी की जान को मुझे किसी भी तरह से बचाना था। इसीलिए मैंने किसी से कुछ भी नहीं कहा। मैंने पिताजी और अपने भाइयों से कहा कि आप लोग भी मीनाक्षी को माफ़ कर दीजिए, क्योंकि बीते दिनों उसने जो कुछ भी किया, वो सब कुछ सिर्फ़ उस काले जादू के असर में आकर किया था। इस बात पर वो लोग कहने लगे कि हमने तो कब का मीनाक्षी को माफ़ कर दिया है। तुम्हें अब अपने मन में किसी भी तरह की कोई बात रखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद सब लोग कमरे से चले गए थे। मीनाक्षी मेरे गले से लग गई। कहने लगी, "सच में राघव, तुम्हें अपने पति के रूप में पाकर मेरा ये जन्म सिद्ध हो गया है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे तुम्हारा प्यार मिला। मैं हर जन्म में तुम्हें ही अपने पति के रूप में पाना चाहती हूँ।" ये कहकर हम दोनों एक दूसरे के गले लग गए थे। मेरी दोस्त रश्मि भी तब तक अपना सामान पैक करके आ गई। कहने लगी, "मुझे लगता है मेरी इतनी मदद काफ़ी होगी, है ना राघव?" ये कहकर हम सभी मुस्कुराने लगे। वो बोली, "अब मैं चलती हूँ, भला मुझे भी तो अपने प्यार को पाना है।" उसके बाद रश्मि वापस शहर चली गई और अब मैं अपनी मीनाक्षी के साथ सुकून से रह रहा हूँ। दोस्तों, अक्सर हमें धोखा देने वाला कोई अपना ही होता है और इसीलिए हम ये अंदाजा भी नहीं लगा पाते कि कौन हमारे साथ बुरा कर रहा है। कई बार लोग हमसे अंदर ही अंदर जलते रहते हैं और सामने से ऐसे दिखाते हैं कि जैसे वो हमारा बहुत भला चाहते हैं। इसीलिए हमें कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो और इससे आपको कोई अच्छी सीख मिली है, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशंस भी आपको मिलती रहें। थैंक यू।